और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सीज फायर और बातचीत की उम्मीदों के बीच अब दोनों देशों की ओर से नए हमले हो रहे हैं। ऐसे में मौजूदा स्थिति को लेकर कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि जब समझौते की बातें हो रही हैं तो जंग क्यों नहीं थम रही। क्या इसकी वजह सिर्फ हॉर्मुज है या फिर दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव की मजबूरियां ईरान के साथ समझौते को जटिल बनाती जा रही हैं। होर्मुज में ईरान की एक गलती ने ट्रंप को मौका दे दिया। बुधवार को तुर्की के अंकारा में नाटो की एक बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर खत्म हो गया है। उन्होंने ईरान के साथ समझौता करने को समय की बर्बादी बताते हुए नए हमले करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी सेना ने ईरान में नए सैन्य हमले कर दिए। अमेरिका ने गुरुवार को ईरान पर लगातार दूसरे दिन बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी कर करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इन हमलों से ईरान में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के मुताबिक हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स, नौसैनिक ठिकाने और सैन्य लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने तेहरान में मशहद रेलवे लाइन पर यात्री ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। ईरान ने इसे खुला युद्ध अपराध बताया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले करने का दावा किया। ईरानी सेना के मुताबिक हमलों में कुवैत के पैट्रियाटिक मिसाइल सिस्टम, कतर के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमेरिकी सेना में फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। इन हमलों के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कुवैत ने ईरानी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए तनाव बढ़ने की चेतावनी दी है। कुवैत में हुए हमलों में एक व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि हुई है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान समझौता करने के लिए बेताब है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो सवाल उठता है, समझौता हो जाने के बाद भी हमले क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? तो जवाब है कि दोनों तरफ से विश्वास की कमी। इसमें होर्मुज बड़ा कारण तो है ही, साथ ही दूसरे मुद्दे भी शामिल हैं। अमेरिका को लगता है कि ईरान बातचीत के साथ साथ अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। वहीं ईरान आरोप लगाता है कि अमेरिका दबाव और प्रतिबंधों की नीति नहीं छोड़ना चाहता है। यही अविश्वास हर बार बातचीत को कमजोर कर देता है और फिर हमले शुरू हो जाते हैं। अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद केवल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखना नहीं है, वो साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शुरू से ही चिंता जताता रहा है। जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यही दोनों के बीच मतभेद का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। हालांकि ट्रंप कभी कहते हैं कि बातचीत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, तो कभी सीजफायर खत्म होने की बात करते हैं। उनके लगातार बदलते बयान से पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि इससे दुनिया के विभिन्न बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन से। आलोक जी, बहुत स्वागत। और उसी के साथ सबसे अहम सवाल तो यही है कि आखिर अविश्वास की ये वजह क्यों नजर आती है? एक तरफ तो बातचीत का दौर जारी है, दूसरी तरफ लगातार हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। कहां ये बात अभी तक फंसी हुई नजर आ रही है कि एक तरह का रास्ता निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है? क्या ये अविश्वास एक वजह बहुत बड़ी नजर आती है, ये जो कूटनीतिक दृष्टिकोण हम देख रहे हैं उसके लिए? देखिए, पहली चीज तो यह है कि दोनों ही राष्ट्रों में अंदरूनी समस्याएं बढ़ी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शंस की तलवार लटकी हुई है। दूसरी तरफ क्या है कि ईरान में इस वक्त जो एक डिसेंट्रलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और अब क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ईरान सोचता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए एक ऐसी दूध देने वाली गाय बन जाए जिसको वो लगातार धोते रहे। अब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जो ओमान के पास से रास्ता निकाला है, वो ईरान की इस जो दोहन की जो नीति है उसके खिलाफ जाता है। और इसके लिए ईरान की सेना ने ये हमले किए, और जिसने अमेरिका को एक मौका दे दिया कि उसके बदले में रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर सके। और ईरान ने इस बार जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक किए वो बड़ी न्यूएंस्ड है। अगर आप देखें, सिर्फ बहरीन और कुवैत पे हमले किए हैं, ना संयुक्त अरब अमीरात पे किए गए, ना सऊदी अरब पर किए गए, ना कतार पे किए गए। तो ये सोचने की बात है कि अब ईरान जो है उनको फोकस्ड करना चाहता है और उन राष्ट्रों के ऊपर हमले कर रहा है जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो ज्यादा जल्दी अमेरिका के खिलाफ जा सकते हैं, जहां पे अमेरिकी बेसिस हैं पर वो कमजोर राष्ट्र है। तो अब मुझे लगता है कि
राष्ट्रपति ट्रंप के वक्तव्यों को भी अगर आप देखें तो कल उन्होंने कहा कि ये तो समझौता खत्म हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा ज्यादा देर चलेगा नहीं, अब बिल्कुल जल्दी ठीक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो उनके जो वक्तव्य हैं उसमें भी एक तारतम्य बैठाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में आलोक जी, सवाल एक ये भी आता है कि जब भी कोई पीस डील इस तरह से इंटरनेशनल फोरम पर नजर आती है तो वहां पर कई ऐसे पॉइंट्स रखे जाते हैं कि अगर इस डील का उल्लंघन हुआ तो उसके परिणाम किसको भुगतने पड़ सकते हैं। क्या यहां पर भी वो स्थिति नजर आती है? यहाँ पे दुर्भाग्य ये है कि कोई मीडिएटर नहीं है। सी क्या है कि अमेरिका आज किसी अन्य राष्ट्र की बात मानने को तैयार नहीं है। जी। ईरान हो सकता है तैयार हो जाए, पाकिस्तान एक मध्यस्थ है, लेकिन पाकिस्तान एक कमजोर मध्यस्थ है। पाकिस्तान के पास ना तो ईरान से बात मनवाने की शक्ति है ना अमेरिका से। और ऐसे में क्या है कि दोनों ही राष्ट्र स्वायत्तता की तरह स्वायत्त रूप से काम करते हैं, और अब बड़ी मुश्किल से ले दे के तो इजराइल को शांत किया गया है, फिर यह मामला। दूसरा ये भी नहीं पता कि ईरान के अंदर जो सर्वोच्च नेता है या विलायत फकी हैं उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि उनको देखा नहीं गया है। उनका स्वास्थ्य किस तरीके का है, वो स्वस्थ हैं कि घायल हैं, और उनका किस तरीके का कंट्रोल है अभी बाकी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ईरान में शासन के विभिन्न अंग स्वायत्त रूप से कार्य कर रहे हैं। जैसा कि कहा गया था कि पिछले विलायत फकीर ने अल खमैनी ने जो IRGC के कमांडर्स थे उनको अलग अलग संदेश दे दिए गए थे कि उनको क्या क्या करना है, उनका दायित्व जो है निश्चित कर दिया गया था। तो हो सकता है कि इसमें से कई लोग जो हैं अभी ऑटोनोमसली स्वायत्त रूप से कार्य कर रहे हों और ईरान की केंद्रीय सरकार के पूरी तरह कंट्रोल में ना हो। तो आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा आज क्या होता है। अगर आज रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स चलती रहती हैं तो फिर ये जल्दी रुकने के आसार नहीं। आलोक जी, ऐसे में एक सवाल और आता है कि अभी जैसा हमने देखा कि एक सुचारू व्यवस्था देखने को मिल रही थी हॉर्मुज स्ट्रेट में, तो क्या वो और ज्यादा बाधित होती हुई नजर आएगी जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा बढ़ेंगे? तो बिल्कुल, अगर युद्ध चलेगा तो फिर ईरान किसी भी जहाज को आने जाने नहीं देगा। जैसे कि उन्होंने पहले 3 खाली जहाजों को मारा, अब तो अन्य जहाज वहां से जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। क्योंकि यह हमें समझना चाहिए कि जो व्यापारिक पोत हैं वो जानबूझकर इस जो थ्रेट जोन है, जो खतरे के मुंह में नहीं जाना चाहेंगे, और वो कोशिश करेंगे। और अभी अगर आप देखें, शिपिंग मैप देखें, तो अब हॉर्मुज से जो जहाज पहले ईरान के पोर्ट्स में जा रहे थे, हॉर्मुज में जा रहे थे, वो सब वापस मुड़ने लगे। तो ईरान का जो तेल जा रहा था वो भी रुक गया है। तो अब तेल की कमी जो है तुरंत हो जाएगी। लेकिन ये सब जो चीजें हैं राष्ट्रपति ट्रंप के वक्तव्यों के ऊपर निर्भर करती हैं। अगर आप देखा, कल उन्होंने कुछ और वक्तव्य दिया, आज कुछ और दिया, और अब सुनने में आ रहा है कि दूसरे दिन भी हमले जारी हैं अमेरिका के। तो अगर अमेरिका हमले कर रहा है तो ये ईरान के लिए भी अवश्यंभावी हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ तो करे, क्योंकि उसको अपने आवाम को, अपनी जनता को दिखाना है कि वो पूरी तरह से झुका नहीं। निश्चित तौर पर आलोक जी, और ये तमाम सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर ट्रंप की जो नीतियां हैं वो किस ओर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। रणनीति कुछ बनती है लेकिन दिशा और दशा कुछ और ही नजर आती है। आप बने रहिए हमारे साथ आलोक जी, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है।